गरीब बहन और अमीर भाई की घर में सोनू सिर्फ 10 साल का था और उसकी बड़ी बहन बरखा 12 साल की थी। कुछ दिनों पहले बरखा की माँ गुजर गई थी, जिसके बाद बरखा की पढ़ाई छूट गई। ऐसे में उसका पूरा ध्यान छोटे भाई सोनू पर बढ़ गया था। अरे बरखा बिटिया, क्या सोच रही है? कुछ नहीं सरिता मौसी, सोच रही हूँ कुछ काम कर लूँ। अब सोनू की बड़ी बहन हूँ तो उसका सहारा बन गई। अरे बिटिया, तेरी सरिता मौसी के होते हुए तू क्यों काम करेगी? मगर सरिता मौसी, जिंदगी के लिए पेट का भरना ही तो बहुत नहीं है। मैं खुद तो पढ़ लिख नहीं सकी, मगर मैं अपने भाई का भविष्य बनाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे हर हाल में मेहनत करनी होगी। सरिता बरखा की माँ की हमेशा से हमदर्द रही थी, उसके जीते जी भी और अब भी। इसलिए वो बरखा को कभी कभार थोड़ी बहुत चावल दे दिया करती थी। मगर उन दोनों बच्चों की देखभाल सरिता के पति लाखन को खूब खटकती थी। फिर किसी के खातिर भला कोई क्यों अपना घर खराब करना चाहता। सरिता बरखा को काम दिलाने के लिए ईंट की भट्टी पर ले आती है, जहाँ कई गरीब गर्मी में पसीने से तरबतर होकर ईंट बना रहे थे। जयराम जी की मदन भाई। जयराम जी की सरिता बहन, कहो कैसे आना हुआ आपका? मदन भाई, ये बरखा है, इसे भी अपनी ईंट की भट्टी पर कोई काम दे दो। मदन बरखा को बच्चा जानकर कहता है, अरे भला ये बच्ची मेरे ईंट की भट्टी पर क्या काम कर सकेगी? कद काठी की भी कच्ची है, न ईंट बना सकेगी और ना ही ईंट को ढो सकेगी। इसके लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। काम की आस छीनती देखकर बरखा की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो वहीं खड़ी होकर मदन के आगे काम देने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा मत कहो काका, मुझ गरीब बहन के ऊपर मेरे भाई की भूख मिटाने और उसका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है। मुझे काम पर रख लो। ठीक है, मगर अपनी नन्ही सी नजर इधर उधर घुमाकर जरा देख लो, इतनी गर्मी में ईंट की भट्टी का भभका झेल नहीं सकोगी। काका, भूख और गरीबी हर हालत झेलना सिखा देती है। उस गरीब लाचार बहन की ये बात मदन के मन में घर कर गई और उसने बरखा को काम पर रख लिया। उस दिन कड़कती धूप में बरखा सारा दिन धूप और गर्मी में भट्टी पर ईंट ढोती रही। बदले में उसे 200 रुपए मिले। दिन भर पसीना बहाने के बदले सिर्फ 200 रुपए? इतने कम पैसे में अपने भाई का भविष्य कैसे संवार पाऊंगी? मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। बरखा ने अपने माथे का पसीना पोंछा और पैसे लेकर घर आ गई, जहां सोनू चौखट पर बैठकर रो रहा होता है। अपनी बहन को देखकर सोनू उसके सीने से सटकर बोल पड़ता है, दीदी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे मेरे प्यारे भाई को भूख लगी है? चल, तेरे लिए तेरी मनपसंद मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। इसके बाद वो गरीब बहन लकड़ियों की आंच जोड़कर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में पूरा घर गर्मी से भर जाता है, जिससे सोनू कलप कर कहता है, दीदी, मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही है। कितना अच्छा होता ना अगर गर्मी हम गरीबों के घर आती ही नहीं। मगर सोनू, ऐसा क्यों? क्योंकि अमीरों के घर में गर्मियों के लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर, ये सब कुछ होता है और हम गरीबों के घर में तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया है। सोनू मेरे भाई, जा, तू चौखट पर बैठ जा। बाहर ठंडी हवा चल रही है। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे आवाज लगा दूंगी। बरखा अपने भाई सोनू को बाहर हवा खाने के लिए भेजकर खुद गर्मी के चूल्हे पर खाना बनाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। भाई का भविष्य बनाने की चिंता में उस गरीब बहन की जिंदगी ईंट की भट्टी से लेकर घर लौटकर भाई की खिदमत में बढ़ गई थी। जल्द ही पैसे जोड़कर बरखा ने सोनू को अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दिया था। सोनू चाव से पढ़ता चला गया और मासूम बरखा भी मेहनत करती चली गई। जैसे जैसे दिन गुजरता चला गया, सोनू की ख्वाहिशें बढ़ती गई। उसे इस बात से कोई वास्ता नहीं रह गया कि उसकी बहन भट्टी पर किस कदर गर्मी और गरीबी की मार झेलकर पैसे कमाती थी। उसे बस अपने शौक पूरे करने की पड़ी थी। और वो दिन भी आ गया जब दोनों भाई बहन पूरी तरह से बड़े हो गए थे। उस रोज बरखा घर पर ही थी जब कॉलेज से आते ही सोनू कुड़कुड़ करने लगा, ओ गॉड दीदी, कितनी गर्मी है यहाँ, और ऊपर से पंखा भी एकदम मर मर के चल रहा है। हाँ मेरे भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए गर्मी तेरे सर पर चढ़कर बोल रही है। मैं तेरे लिए आम पन्ना बनाती हूँ। बरखा जल्दी से कच्ची कैरियों से आम पन्ना बनाकर सोनू को देती है। यक, एकदम गरीबों वाला स्वाद है इसका, मुझे नहीं पीना ये। ऐसा कहते हुए सोनू गुस्से में भरी गिलास को जमीन पर फेंक देता है, जिससे बरखा सोनू को एक थप्पड़ मारती है। ये क्या किया तूने? एक बार भी तूने ना सोचा कि तेरी गरीब बहन गर्मी में खून पसीना बहाकर 4 पैसे कमाकर घर चलाती है? क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए मैंने?
ऐसा भी क्या कर दिया आपने मेरे लिए, सिवाय ये गरीबी और घिसी पिटी जिंदगी देने के। अब वैसे भी अब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अब मुझे आपके साथ गरीबी में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है ना, जा रहा हूं मैं। ये कहकर सोनू अपनी बड़ी बहन को छोड़कर वहां से चला जाता है और शिखा से शादी करके उसके साथ एक बड़े बंगले में रहने लगता है। सोनू की जिंदगी शिखा के साथ मजे से कट रही थी। वहीं गरीब बेचारी बहन धूप भरी गर्मी में जंगल से लकड़ियां काट कर लाती है तो कहीं जाकर घर का चूल्हा जलता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन शिखा बातों ही बातों में सोनू से पूछ बैठती है, सोनू, तुमने बताया था तुम्हारी एक बड़ी बहन है, जब तुम शहर सेटल्ड हो जाओगे तो वो वहाँ क्यों है? शायद उन्हें गांव में ही रहना पसंद हो, इसलिए। सोनू, क्यों ना हम समर वेकेशन के लिए तुम्हारे गांव चले, इसी बहाने दीदी से मिलना भी हो जाएगा। शिखा के बोलने पर सोनू उसे लेकर गांव आ जाता है, जहां घर पर कुंडी चढ़ी देखकर सोनू पड़ोस में रहने वाली विमला से पूछता है, विमला काकी, मेरी बहन को देखा क्या? हाँ, जंगल गई है आज के लिए लकड़ियाँ लाने। अचानक सोनू और शिखा की नजर गर्मी में सर पर लकड़ी के गट्ठा उठाकर ला रही बरखा पर पड़ती है। मेरा भाई मेरे घर आया है, चलो अंदर चलो। बरखा सोनू और शिखा को घर में लाकर खुद गर्मी में तपकर उन्हें चाय बनाकर पिलाती है और जितने दिन वो वहां रहते हैं उस गरीबी में वो उसका खूब ख्याल रखती है। चाहे वो गर्मी में कोसों दूर से पानी भरकर लाना हो या फिर पसीना बहाकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाना हो, जिससे सोनू का मन आखिरकार बचपन के दिनों में डूब जाता है और अपनी बहन की इस हालत को देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता है। लाइए बरखा दीदी, रोटियां मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं शिखा, तुम्हें इतनी गर्मी की आदत नहीं होगी। इसी के साथ सोनू पछतावे से भरकर बोल उठता है, आदत तो आपको भी नहीं थी दीदी, मगर आपने अपने भाई का भविष्य सुधारने के लिए खुद इस गर्मी और गरीबी में झुलसती रही और जब मैं खुद के पैरों पर खड़ा हुआ तो घमंड से भर गया और आपको छोड़कर यहाँ से चला गया। अपने छोटे भाई को माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर बरखा उसे चुप कराते हुए बोलती है, चुप हो जा पगले, जो हुआ उसे भूल जा। रिश्तों का बनना बिगड़ना होता है, बड़ी बात यह है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है। तो फिर हमारे साथ शहर चलो बरखा दीदी, हम सब साथ मिलकर खुशी से रहेंगे। आखिर में बरखा अपने भाई के साथ शहर चली जाती है, जहां अपने अमीर भाई का हर जरूरत से भरा घर देखकर खूब खुश होती है। और इतने सालों के बड़े संघर्ष के बाद सोनू ने भाई होने का फर्ज पूरा करते हुए अपनी बड़ी बहन की झोली खुशियों से भर दी थी। नाश्ते की टेबल पर बैठी नित्या जोर जोर से चिल्ला रही होती है, ओ गॉड भाभी, दिस इज टू मच। ये क्या खाना बनाया है आपने? इतनी गर्मी में आलू के पराठे कौन खाता है? नित्या, आलू के पराठे तुम्हारे भैया को बहुत पसंद है, इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना सभी के लिए यही बना दूं। मेहनत से बचना तो कोई आपसे सीखे। अरे इतना ऑयली खाना खा खाकर फ्रेशनेस फील होगी, मुझे नहीं खाना ये सब। नित्या झूठे नखरे दिखाकर जाती है, मगर सास की सुननी अभी बाकी थी। कर दिया ना खराब सुबह सुबह मेरी बेटी का मिजाज। क्यों री बानी बहू, मैं पूछती हूँ, आखिर तुझे मेरी बेटी से किस बात की चिढ़ है? अरे भाग्यवान, कभी तो अपनी बेटी की भी गलती देख लिया करो। जब देखो बेचारी बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हो। श्याम को बहू के हक में बोलता देखकर रेखा गुस्से से भरकर बोलती है, अरे तुम तो चुप ही करो जी, पता नहीं ऐसी कौन सी घुट्टी घोलकर पिला दी है इस चुड़ैल ने तुम्हें, जो हर बार बहू का पक्ष खींचते रहते हो। अरे ओ करंजली, अब तो खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरी बेटी के लिए चिल्ड मिल्क शेक बनाकर उसे दे आ। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी बहू किचन में जाकर मिल्क शेक बनाने लगती है। तभी मशीन में से एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जिसकी आवाज सुनकर रेखा रसोई घर का रुख करती है। अरे ओ गरीब की बेटी, अब कौन सा नया नुकसान कर दिया तूने? माँ जी, शायद मिल्क शेक की मशीन खराब हो गई है। हे भगवान, बेड़ा कर्क हो तेरा। बहू बढ़ा दिया ना खर्चे का घर। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने तुझ जैसी गरीब घर की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। अरे तेरे बाप ने दिया ही क्या है, जो दिया सो तो खराब हो गया। नकली सामान थमाकर ठग ही लिया उसने हमें। रेखा का ये रूखा रवैया हर दिन की बात थी, जब वह बेचारी बहू को गरीब घर से होने का ताना मारती, जिसे सुनकर बानी को बहुत दुख होता। उसका फूट फूट कर रोना देखकर भी पत्थर दिल सास कभी नहीं पिघलती थी। माँ जी, मेरे मायके वाले के बस की जितनी थी उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे दिया। हा, ऐसा भी हमारी झोली में कोई खजाना नहीं दिया उन्होंने। एक तो गर्मियों में सस्ते से टेंट पे शादी की और दहेज में तो फ्रिज एसी दिया, वो भी कुछ खास कीमत का नहीं।
बानी ये बात खूब अच्छे से जानती थी कि वह अपनी सास के झूठे बातों से जीत नहीं सकती, इसलिए वह खुद ही चुप हो गई। इसके बाद रेखा भी हॉल में आकर एसी की हवा में बैठ गई। बीतते गए दिन, जिसके साथ और भी तेजी से गर्मी पड़ने लगी, जिसके कारण किचन में खाना बनाते हुए बेचारी बहू पूरी तरह से पसीने से भीग जाती। एक दिन बानी अपनी सास को बोलती है, माँ जी गर्मी के मारे किचन में बहुत ज्यादा भपका उठ रहा है, किचन में एक एग्जॉस्ट लगवा दीजिए ना, जिससे गर्मी थोड़ी कम हो सके। ये सुनकर सास गुस्से से उखड़कर बोलती है, अरे तेरे मायके वाले ने क्या मनी ऑर्डर भेजा है बहू रानी, इतनी कोई खास गर्मी नहीं पड़ रही जितना तू झूठा दिखावा कर रही है। मेरे पास फिलहाल एक पाइप फूटी नहीं है। सास की साफ इनकार के बाद बेचारी बहू को हर दिन गर्मी झेल कर खाना बनाना पड़ता, जिस मारे बहू का शरीर गर्मी में घमौरियों से भर गया। ये देख आनंद कहता है, अरे बानी, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं आनंद जी, गर्मी से हो गया है, मैं ठीक हूँ। बानी की बातों में भरी बेबसी आनंद को एहसास हो जाती है। अगले ही दिन वह किचन में एग्जॉस्ट लगवाता है, जिसे देखकर उसकी ननद नित्या नए एसी के डिमांड पर अड़ जाती है। माँ, मुझे मेरे कमरे के लिए एक नया एसी चाहिए। माँ, मार्केट में एलजी एसी का न्यू मॉडल आया है। एलजी का एसी? मगर नित्या, जानती हो उसकी कीमत क्या है? पूरे ₹1,00,000 का बजट बैठेगा। देख लो माँ, भैया के लिए सिर्फ खर्च मैटर करता है, मेरी खुशी नहीं। ऐसा कहते हुए नित्या झूठ मूठ का रोना लगा देती है, जिसे देखकर रेखा अपनी बहू को मुद्दा बनाकर उसे फिर से सुनाना शुरू कर देती है। जमाना सही कहता है कि शादी के बाद बेटा बदल ही जाता है। बीवी के लिए तो फट से पैसे फूंक कर एग्जॉस्ट लगवा दिया, और जैसे ही बहन की बारी आई तो 10 बहाने बनाने लगा। मगर अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी के लिए कल ही एसी लगवाऊंगी। अगले दिन रेखा अपनी बेटी के कमरे में एसी लगवा देती है। अब तो हर दिन के साथ नित्या की नई नई फरमाइश बढ़ती चली गई। कभी लेट नाइट पार्टी तो कभी देर रात बाहर घूमना फिरना उसका शौक बन जाते हैं। माँ कहाँ हो आप? क्या हो गया मेरी प्यारी बेटी, क्यों अपने गले को तकलीफ दे रही है? माँ, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, भाभी से मेरे कपड़े धुलवा दो और मुझे कुछ कैश दे दो। देखो ना, धूप और गर्मी के कारण मेरा फेस कैसा डल हो रहा है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी प्रिंसेस, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। ये ले मेरा ATM कार्ड रख, और तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना। नित्या झट से अपनी माँ के हाथों से ATM छिटक कर चली जाती है। वहीं जैसे ही बानी घर का काम खत्म करती है, उसकी सास मौका पाते ही गंदे कपड़ों की ढेरी उसके आगे पटकते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, तू तो बड़े ठाठ से बैठ गई, ये कपड़े क्या तेरा बाप आकर धोएगा? चल उठ और शुरू हो जा। मगर माँ जी, अभी पूरे आंगन में घनी धूप गिरी हुई है, थोड़ी धूप कम हो जाती है तो धो देती। अरे तू कहीं की फूल कुमारी है क्या जो धूप देखकर मुरझा जाएगी? अब बिना किलकिल किए चुपचाप से कपड़े धो, समझी? बानी चुपचाप से कपड़े धोने बैठ जाती है। बहू को इतनी भरी गर्मी में कपड़े धोता देखकर उसका ससुर श्याम कहता है, अरे भाग्यवान, जब घर में कपड़े धोने की मशीन है तो बेचारी बहू से हाथ से कपड़े क्यों धुलवा रही हो? क्यों इसके हाथों में घुन लगा है क्या जो मशीन में कपड़े धोए? आधे घंटे मशीन चलाने पर मीटर कितनी तेजी से भागता है, और फिर महीने में जो बढ़कर बिजली बिल आता है उसका क्या? और फिर कौन सा 4 कपड़े धोने से इस करमजली के हाथ घिस जाएंगे। ऐसे ही दिन तेजी से बीतते जाते हैं। जहां रेखा अपनी बेटी की ख्वाहिशों के पीछे खूब खर्च करती, वहीं बहू उसे फूटी आग भी नहीं सुहाती। एक रोज बाजार में गोलगप्पे देखकर रेखा से रुका नहीं जाता। वह जी भर कर गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है, मगर उसकी तबीयत खूब बिगड़ जाती है। उसकी हालत इतनी पतली हो जाती है कि वो हॉल में ही उल्टी कर देती है, जिसे देख नित्या नाक सिकोड़कर अपनी माँ से दूर हटते हुए कहती है, ची ची ची, ये क्या हरकत है माँ, आपने कालीन की धज्जियां उड़ा दी, हद होती है बेबाकी की। ओह गॉड, ये बुरी स्मेल कहीं मेरी जान ना ले ले। अपनी माँ को इतना सब सुनाकर नित्या वहां से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं बहू सास की पीठ सहलाती हुई उसकी उल्टी साफ करके उसे नींबू पानी देती है। ये लीजिए माँ जी, जल्दी से नींबू पानी पी लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। बानी अपने हाथों से सास को नींबू पानी पिलाकर उसे कमरे में ले आती है। उस रात बानी अपनी रात भर की नींद झोंककर अपनी सास के लिए जागती रह जाती है। वह कभी उसका सर सहलाती तो कभी उसके पांव दबाती। वहीं नित्या मजे से एसी की ठंडी हवा में अपने कमरे में सुकून से सो रही होती है। अगली सुबह, माँ जी अब कैसा लग रहा है आपको? क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बहू, किस मिट्टी की बनी है तू? पूरी गर्मी में अपनी बेटी की छोटी से बड़ी हर गुजारिश को पूरा किया। जिस बेटी पर मैं जान छिड़कती थी वो मुझे बीमार हालत में छोड़कर सोने चली गई, और जिस बहू से मैंने कभी सीधे मुंह बात भी ना की, उसकी परेशानी ना समझ सकी,
वही सारी रात मेरे लिए जागती रह गई। मैंने पूरी तरह से होश नहीं खोया, काफी हद तक होश था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कभी कभी दिल के रिश्ते के आगे खून के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। बानी खुशी से अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सभी वहां आ जाते हैं। आखिर आनंद और श्याम भी तो यही चाहते थे कि जो आदर उस घर की बेटी को मिलता था वह बहू को भी मिल सके, जो आज पूरा हो चुका था। अब नित्या भी कभी खाने पीने या किसी भी चीज में नखरे नहीं दिखाती।